हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2023 के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सेकंड पेपर को, जो कि आपका होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये आपका टोटल 50 नंबरों का पेपर होता है, 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। आपको पता ही होगा आपकी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लगातार चल रही है। अगले 2-4 दिन में ये सीरीज आपके लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर। तो सभी अभ्यर्थी, सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट सीरीज भी कराई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे ताकि परीक्षाओं तक आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। आपको पता होगा फरवरी के तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संभावित है, तो निश्चिंत रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटकर बचकर नहीं जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पता होगा जैसे अब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे सभी ईयर के, पिछले सभी वर्षों के, फिर अति लघु उत्तर प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप इसका आंसर देखिए। और पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? क्या मैकाले ने की थी, क्या विलियम बेंटिक ने की थी, क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, या फिर ऊपर के में से ऐसा कोई भी बंदा है ही नहीं जिसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके साथ यहाँ बताया गया कि सन 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही इन्होंने मुस्लिम कानून और धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब की थी कलकत्ता मदरसा की स्थापना? सन 1781 में। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 2, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? इनमें से किसे? क्या राधाकृष्ण आयोग को, क्या मुदालियर आयोग को, क्या कोठारी आयोग को, या फिर उपकृत में से कोई है ही नहीं? तो जो कोठारी आयोग है जिसकी स्थापना सन 1964 में गठन किया गया था इसका, कोठारी आयोग का, और यहाँ पर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसे ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। 1964 में इसका गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ा रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल ही चुका होगा, कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट आप इसका आंसर देखिए और देखिए क्या कह रहा है ये। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था ये यहाँ पर आपको बताना। तो 1882 ईस्वी में जो शिक्षा आयोग का गठन किया गया था उसे ही भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया कि इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे। उनका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच करना और सुधारों की सिफारिश करना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्रमुख सिफारिशें भी थी, वो भी यहाँ पर आपको याद रख लेना है। क्या सिफारिशें थी? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना, और व्यावसायिक शिक्षा को यानी कि प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देना, और महिला शिक्षा को साथ साथ बढ़ावा देना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 16 मार्च 1911 में। कब? सन 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक जो था वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब? सन 16 मार्च 1911 को। इसी के साथ बढ़ा रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न अब आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, कुछ ही सेकंड का आपको बस वेट करना है। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 5, शिक्षा आयोग जो 1964-66 में गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया श्री DS कोठारी, DS कोठारी, इन्हें ही दौलत सिंह कोठारी कहा जाता है, इनकी फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, तो ये इस आयोग के अध्यक्ष थे जिसकी स्थापना यानी कि गठन सन 1964 में किया गया था। ठीक है, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था? हंटर आयोग में, 1813 के आज्ञा पत्र में, मेघालय के वितरण पत्र में, या बोर्ड के आदेश पत्र में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1813 के आज्ञा पत्र से प्राच्य पाश्चात्यवाद का विवाद हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा जो एजुकेशन है उसको समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? यानी कि इससे पहले
जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, यानी कि शिक्षा के ऊपर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को ही कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। कब किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में, जिसके बाद एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, शिक्षा का जो सब्जेक्ट है, उसे राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया और आज तक ये जो विषय है वो संवर्ती सूची में पड़ा हुआ है। इसी कारण राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब शिक्षा पर जो कानून है वो बनाती है। ठीक है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है शिक्षा पर और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसे विषयों को कानून बना जो ऐसे विषय है जिन पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, उन्हें संवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, मिनी संविधान संशोधन भी बोला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, जो शिक्षा थी उसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया और वर्तमान समय में शिक्षा संवर्ती सूची में ही इस समय उपलब्ध है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसके बाद शिक्षा को संवर्ती सूची में स्थान मिला। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बताई भी गई हैं। आप चाहे तो इससे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ लिए, मत पढ़िए, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया कि प्रश्न संख्या 8 क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी आपके लॉर्ड बेलिज के द्वारा। कब की गई थी? सन 1800 ईस्वी में। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, लॉर्ड बेलिजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये किस जगह की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता में। कब कहाँ की गई थी? कलकत्ता में सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलिजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप इसका आंसर कीजिए। निस्पंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका छनाई का सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान रखना। तो निस्पंदन का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे, ये फटाफट यहाँ पर आपको बता देना है। कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इस तरह की और भी लेटेस्ट क्लासेस को देखने के लिए, PYQ की सीरीज़ को अटेंड करने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो सभी की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, फटाफट जाकर आप वहां से देख लीजिए। तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये यहाँ पर आपको बताना। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने ही निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और यहाँ पर आप आंसर में भी देख पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ बताया गया कि भारतीय शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत दिया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना था, ना कि सभी को शिक्षित करना। ठीक है, केवल एक उच्च वर्ग के लोगों तक ही शिक्षा सीमित रखना था। ठीक है, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, परंतु विचारों, नैतिकता तथा बुद्धि से कैसा हो, वो ब्रिटिश हो। ठीक है, तो इस सिद्धांत को क्या कहा गया, निस्पंदन का सिद्धांत या फिर छनाई का सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब किया गया था। आपको पता ही होगा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन आई थी। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था। तो सन 1986-87 के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया गया, सन 1986-87 में ये स्टार्ट हुआ था। ये योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था, यानी कि सभी प्राथमिक स्कूलों में जो न्यूनतम कम से कम आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया, वही बात पूछी गई, जो शिक्षा का छनाई का सिद्धांत है, निस्पंदन का सिद्धांत है, वो किस वर्ग के लिए ये दिया गया था, वो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी होगा, वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। ठीक है, उच्च वर्ग के लोगों के लिए, केवल कुछ लोगों के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, और ये जो था इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे लोगों के लिए था, वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। छनाई का सिद्धांत या निस्पंदन का सिद्धांत, ये आपको पता होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए छनाई का जो सिद्धांत था वो लागू किया गया था। इसी के साथ बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट बताएंगे। RT से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम कब बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो निर्माण किया गया था वो 2009 में किया गया था, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी जो लागू किया गया, ठीक है, RT एक्ट जो लागू किया गया तो सन थी 1 अप्रैल 2010। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था RT एक्ट, जिसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम
कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि ये बना कब था, बना सन 2009 में था, ये यहाँ पर आपको बताना। और ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मूल अधिकार है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसे वर्तमान में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसे रखा गया और ये मूल अधिकार है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसे 2009 में बनाया गया था आरटी एक्ट को और ये 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। परंतु अभी आप समझ सकते हैं अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो चुका है। ठीक, तो बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब आपका आ जाएगा 13 नंबर का। अब जो प्रश्न संख्या है वो आपके सामने इस आने जा रहा है और इसमें ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है वो किससे संबंधित है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना ये बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है, यानी कि छात्राओं की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 6 to 8 क्लास के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, केवल बालिकाओं को, जो कि ये आवासीय विद्यालय होते हैं। कैसे आवासीय, ठीक है, आवासीय का मतलब आप समझते ही होंगे, जहाँ पर रहने खाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी रहती है इनमें। ठीक है, और केवल बालिकाओं के लिए रहती है। तो ये किससे रिलेटेड होती है, केवल 6 to 8 क्लास तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है, यानी कि अपर प्राइमरी मतलब माध्यमिक अपर प्राइमरी कोई क्या बोलते हैं, माध्यमिक। तो माध्यमिक में बालिका शिक्षा के लिए योजना जो है वो संचालित की जाती है, जिसकी SC ST हो गया या फिर OBC कैटेगरी की छात्रा होंगी या फिर अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं होंगी, इन सभी बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए जो योजना है वो लागू की गई है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। ठीक, और इस योजना को स्टार्टिंग कब की गई थी ये भी आपको याद रखना है। यहाँ बताया भी गया है सन 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का जो था वो शुभारंभ किया गया था। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केवल 2 प्रश्न बचे होंगे, आपको पता ही होगा 50 अंक वाले पेपर में 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 15 में से 13 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए। अब 14वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आपके बीच आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1903 में, 1905 में, 1904 में या फिर 1908 में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। और यहाँ बताया भी गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशासन, विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशासन और वित्त पोषण के लिए एक ढांचा प्रदान करना था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर, कोलकाता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया था, ये भी यहाँ पर आपको बता देना। प्रश्न संख्या 15, ठीक है। क्या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या लंदन यूनिवर्सिटी, क्या पेरिस यूनिवर्सिटी को किसे बनाया गया था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन यूनिवर्सिटी। किसे, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता और बम्बई की जो यूनिवर्सिटी थी उन्हें बनाया गया था। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी का जो आदर्श था वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो थी आपका लंदन यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको जल्द ही मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि आपकी अच्छे से और तैयारी हो सके। बाकी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आपको अब सॉल्व करा दिए जाएंगे। बस 2-4 पेपर और बचे हैं, बस 2023 वाले यही पेपर रह गए, बाकी 2024 के भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको पता होगा अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।